हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेंस है। इससे पहले मैंने जो दो टॉपिक कराए थे, इसमें मैंने प्रकाश और दर्पण के बारे में आपको बताया था। ये मेरी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग लेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल तथा अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, आवर्धन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इस टॉपिक को हम लोग विद थ्योरी विद एग्जाम्पल करेंगे और PYQ भी सॉल्व करेंगे। यह जो पूरा टॉपिक है NCERT बेस्ड रहेगा। लेंस क्या होते हैं? यह दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है। कोई भी माध्यम हो सकता है जो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मीन्स क्या होता है कि हम उसके आर पार देख सकते हैं, और ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। इसमें क्या होता है, या तो इसका एक पृष्ठ गोलीय होगा या इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस को यदि टुकड़ों में तोड़ा जाए, किसी भी लेंस को अगर आप तोड़, लेंस की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की होती है। जब लेंस को हम लोग तोड़ देते हैं तो उसका जो प्रत्येक टुकड़ा लेंस की भांति ही कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है, जो लेंस के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो सभी विशेषताएं उसके टुकड़े के अंदर भी पाई जाती हैं। लेंस का एक पृष्ठ हमेशा गोलीय रहता है। मोस्टली क्या होता है कि उसका एक पृष्ठ है वो हमेशा गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल लेंस और दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। इससे पहले आपने ये दोनों जो नाम है आपने सुने होंगे। अपने दर्पण में मैंने आपको बताया था, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उसी प्रकार से लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की जो शेप है ना वो इस प्रकार की होती है, ऐसा दिखता है। ये बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर ये पतला होता है। यहाँ पर ये पतला होता है और यहाँ पर ये मोटा होता है। ये इसकी विशेषता होती है कि आप उत्तल लेंस को किस प्रकार से पहचाना। अगर वो लेंस बीच में से मोटा है और किनारों पे पतला है तो वो आपका उत्तल लेंस होता है। मध्य में मोटा और किनारों पर पतला, ये दो लाइंस आपको याद रखनी है। इसकी विशेषता क्या होती है, लेंस क्या कार्य करता है? ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अपसारित करते हैं। ये क्या करता है, अनंत से इस प्रकार से कुछ प्रकाश की किरणें इस पर अपसारित होती हैं, तो उन किरणों को ये क्या करता है, अर्थात एक किरणों को समीप ला देता है। तो जब एक किरणों का परावर्तन होता है तो ये एक पॉइंट पर इन किरणों को इकट्ठा कर देता है इस प्रकार से। तो इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये वाला भी इसका नाम होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है अभिसारी लेंस क्या होते हैं, तो लेंस एक ही होता है, दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है। कभी कभी हमें दूसरा नाम नहीं पता होता, क्वेश्चन में इसके पूछ लिया जाता है अभिसारी लेंस क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिसारी लेंस क्या होता है, अनंत से आने वाली किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। लेंस के तीन प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस का क्या है, आप इनके नाम से ही पता कर सकते हो कि इनमें पृष्ठ किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे आप सभी जानते हो कोई भी लेंस है वो दो दो जो गोलीय पृष्ठ होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। दो जो सर्कल होते हैं, मतलब लेंस कन्वर्ट कैसे होता है, जैसे आपका एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये दूसरा है। तो दो सर्कल, जैसे ये वाला जो दो जब सर्कलों को मिला लेते हैं तब एक लेंस बनता है। इन दोनों सर्कलों को इस प्रकार मिलाया जाता है तो आपका उत्तल लेंस बनता है। उत्तल लेंस बनता है। अगर इन सर्कलों को इस प्रकार से मिलाया जाता है, इस प्रकार से इनका इतना भाग लिया जाता है तो इस प्रकार से अवतल लेंस बनता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे लेंस का निर्माण होता है। दो जो सर्कल होते हैं उनसे मिलकर लेंस बनता है। इसके प्रकार क्या होते हैं? इसके तीन प्रकार होते हैं उत्तल लेंस के। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो प्रकार होता है समयोत्तल लेंस होता है, दूसरा होता है उभयोत्तल लेंस और तीसरा होता है उत्तलावतल लेंस। तो समयोत्तल में जैसे आपको इसके नाम से पता चला, समयोत्तल मतलब समतल, एक पृष्ठ इसका समतल होता है और दूसरा पृष्ठ इसका उत्तल होता है। और दूसरा जो हमारा होता है उभयो उत्तल, उभयो का मतलब होता है दोनों पृष्ठ इसमें उत्तल होते हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। ये होता है उभयोत्तल, ये होता है, ये समयोत्तल होता है। और तीसरा हमारा होता है
इसको बोला उत्तला अवतल लेंस। इसमें क्या होता है, एक उत्तल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, जो ये वाला होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा इनके नाम से कि इसमें एक कैसा पृष्ठ है। मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो इनके उपयोग होते हैं, यूजेज होते हैं, यूजेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके यूजेस पता होने चाहिए कि मतलब किस लेंस का यूज किस में किया जाता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप, इसका ये उत्तल लेंस का जो यूज है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोस्कोप में किस प्रकार के लेंस का यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तल लेंस का यूज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में किया जाता है। किसी वस्तु को क्लियर देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसका उपयोग कैमरा लेंस में भी किया जाता है। जो कैमरा होता है उसके अंदर जिस लेंस का यूज होता है वो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि वे स्पष्ट तस्वीर के लिए प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पष्ट तस्वीर प्राप्त होती है। ओस की बूंदें उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि ओस की बूंदें किसकी भांति कार्य करती हैं। ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। और जो पानी का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके उपयोग में से बना दिए जाते हैं। डेली लाइफ में जो चीज़ें होती यूज होती हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करता है। इसका उपयोग आँख के सामने आने वाली रोशनी को तेजी से मोड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारी आंखों पे जो लाइट पड़ती है, जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, उसको मोड़ने के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है, ताकि फोकस बिंदु छोटा हो जाए और प्रकाश की किरणें रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो जाए। क्या होता है कि रेटिना पर हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब होता है ना सही तरीके से बन जाए, सारी जो किरणें एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाए, उसके लिए भी जो आपका मनुष्य का जो आंख होती है हमारी, वो भी उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। सेकंड हमारा आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, ये भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये इस प्रकार का होता है जो आपको इस डायग्राम में शो रहा है, इस तरह का ये होता है हमारा अवतल लेंस। यह दो वक्रीय गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। दो गोलीय वक्रीय पृष्ठ होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। ऐसे लेंस ये मध्य में तो पतले होते हैं, यहाँ पर पतले होते हैं बीच में, और किनारों पर मोटे होते हैं, यहाँ मोटे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, तो इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित कर देता है। मतलब जो अनंत से इस प्रकार से जो किरणें आ रही होती हैं उनको दूर विस्थापित कर देता है। इस कारण इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आपका इसको नाम याद रखना है। अपसारी लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस होता है, अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। इनके दोनों के उत्तल का और अवतल का दूसरे जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। अवतल को हम अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है एक पॉइंट पे किरणों को इकट्ठा कर देना, और अपसारी का मतलब होता है दूर विस्थापित कर देना। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देता है, जो आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है। देखिए मुख्य अक्ष से आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला रहा है। यह दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। मतलब दूर की वस्तु अगर हमें देखनी है तो उसके लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, और पास की वस्तु को देखने के लिए किसी मतलब होता है सब बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें अगर अक्षरों को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जो इसके नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा है। उभयोत्तल, डबल कॉनकेव, जो आपका ये है डबल कॉनकेव, ये है बाई कॉनकेव। उभयोत्तल ही होता है, डबल कॉनकेव को बोलते हैं। और समतल में क्या होता है, एक समतल होता है, एक अवतल होता है, प्लानो कॉनकेव ये है। और तीसरा होता है हमारा उत्तला अवतल। उत्तला अवतल में क्या होता है, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है, वो ये है। ये 3 प्रकार होते हैं इसके। अवतल लेंस के जो उपयोग क्या क्या होते हैं, पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति ही कार्य करता है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति ही कार्य करता है। ये भी क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है। चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट देख पाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। फ्लैश लाइट में अवतल लेंस का यूज होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है प्रकाश की किरणें दूर विस्थापित हो रही हैं,
दूर एकदम प्रकाश को ऐसे फैलाना होता है, तो उसके लिए हमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और प्रकाश का एक पॉइंट पर इकट्ठा मतलब किरणों को एक जगह इकट्ठा करना होता है, तो हम उत्तल का यूज करते हैं। तो जो हमारा फ्लैश लाइट होती है, इसमें प्रकाश की किरणें इस तरह से बिखरी हुई है, तो इसमें अवतल लेंस का यूज होता है। पीप होल, जो दरवाजे में एक होल होता है जिससे हम बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसको देखने के लिए यूज करते हैं, उसमें भी अवतल लेंस का उपयोग होता है। लेंस का वक्रता केंद्र, कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है कि लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है। उनको समझना बहुत जरूरी है कि उन शब्दों का प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा होगा। जब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में तब ये शब्दों का यूज बहुत होता है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस दो गोलीय पृष्ठ के होते हैं, मतलब जो दोनों लेंस हैं दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, दो गोलों से मिलकर बने होते हैं। जैसा इस डायग्राम में शो हो रहा है, एक सर्कल ये है आपका और दूसरा सर्कल ये वाला है। इन दोनों से मिलके ये आपका उत्तल लेंस बन गया, ये उत्तल लेंस का निर्माण हो गया। तो क्या होता है, दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर उत्तल लेंस बनता है, और अवतल लेंस भी इसी प्रकार से बनता है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इन गोलों का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, दोनों का केंद्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो क्या होता है कि एक गोले का एक वक्रता केंद्र होता है, जब लेंस क्या दो गोलों से मिलकर बना होता है तो इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक होता है C1 और ये दूसरा होता है C2। प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जो गोले का सेंटर होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, इसलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसको हम C1 और C2 बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली सीधी तथा काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, दोनों के बीच में एक रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और लेंस का केंद्र बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब ये लेंस है हमारा, ये वाला जो भाग है लेंस है, लेंस का जो केंद्र बिंदु क्या होता है, ये होता है, इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसको O से प्रदर्शित करते हैं। जो F1 और 2F1, जो 2F1 है ये आपकी फोकस दूरी होती है, फोकस होता है, जो होता है ना लेंस का जो फोकस बनता है वो फोकस है। जो F2 और 2F2 ये इसका फोकस होता है। फोकस बिंदु क्या होता है, उत्तल लेंस से पहले हम जानते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, इस लेंस से इस पे आपतित हुई, फिर से इसका अपवर्तन हुआ, इस तरह से अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष था ना, ये मुख्य अक्ष था कि एक बिंदु पर अवसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष का एक बिंदु आ रहा था, ये वाला, यहाँ पर ही अवसारित हो जाती है, तो इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ये यहाँ पर इस बिंदु पर आगे सारी किरणें इकट्ठी हो गई, तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं। और क्या होता है, ये आपका जो प्रकाशिक बिंदु ये वाला होता है, ये वाला प्रकाशिक बिंदु इसका लेंस का, और जो यहाँ पे किरणें इकट्ठी हो रही हैं वो जो पॉइंट जो बिंदु होता है, उन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, ये फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस में भी इसी प्रकार होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, ये किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अवसारित हो जाती हैं। इस पर भी इसी प्रकार हो रहा है। फोकस बिंदु इसका यहाँ है, ये बहुत सारी किरणें इस पर आपतित हो रही हैं, आपतित होने के बाद क्या हो रहा है, अपसारित हो रही हैं। किसी मुख्य अक्ष के यह बिंदु अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य इसका फोकस बिंदु ये होता है। और किसी लेंस के मुख्य फोकस को हम, मुख्य जो फोकस होता है उसको F1 और F2 से शो करते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी होती है वो आपकी फोकस दूरी, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया था। इसके बीच की जो दूरी है, ये जो इसका ये बिंदु है और ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपकी फोकस दूरी कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब होते हैं, जैसे कि आपने जब दर्पण के बारे में पढ़ा था तो आपने उसमें देखा था कि उत्तर जो दर्पण था उसके 2 केस थे, लेकिन इसमें क्या है, इसके 6 केस होते हैं। इसमें अलग होता है, इसमें उल्टा होता है उसके, कि मतलब उत्तल लेंस के 6 केस होते हैं, 6 केस होते हैं। वो किस प्रकार है, फर्स्ट में क्या होता है, ये हमारा ही लेंस है, ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका प्रकाश बिंदु है।
और ये इसकी फोकस बिंदु है इनका F1 और 2F1। इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। तो क्या होता है, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जैसे वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। जब वस्तु हमने यहाँ रखी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, जब वस्तु को हम अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं, ये अनंत था यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच हमने वस्तु को यहाँ रखा। अब वस्तु को हमने यहाँ रखा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे वस्तु को हमने आगे बढ़ाया, वस्तु इधर आगे बढ़ रही है और प्रतिबिंब भी ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये वस्तु और ये इसका प्रतिबिंब, जो इमेज बन रही है वो भी इस प्रकार से बन रही है। अब जब वस्तु को हमने 2F1 पर रखा, जैसे वस्तु को हमने यहाँ रख दिया 2F1 पर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 पर बनेगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है, जब ये वस्तु हमने यहाँ रख दी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और जब वस्तु को हमने F1 पर रख दिया अगले पॉइंट में, तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा। लेकिन F1 के बाद तो मतलब F1 के बाद जब वस्तु को हम यहाँ रखते हैं अनंत पे बन गया। अब अनंत के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को हमने F1 के भी आगे रख दिया, जो हमारा F1 फोकस बिंदु था उससे भी आगे हमने यहाँ रख दिया वस्तु को, तब इसका प्रतिबिंब यहाँ आगे नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इधर आ जाता है। तो क्या होता है, जब वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, वस्तु इसका यहाँ रखी जाती है, फिर इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब ये 6 के केस होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया थे। 6 केस होते हैं। अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसकी छवि F2 पर बनती है, और छवि बहुत छोटी होती है, बहुत ही महीन होती है, वास्तविक और उल्टा होता है। और जब वस्तु को हम 2F1 से भी F1 के मतलब अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो जो छवि बनती है F2 और 2F2 के बीच बनती है, और प्रतिबिंब बहुत मतलब थोड़ा छोटा होता है। पहले बहुत छोटा होता है, फिर थोड़ा कम छोटा होता है। और छवि जो उसकी बनती है, जो प्रकृति उसकी कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होता है। और जब वस्तु को 2F1 पर और तथा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 2F2 पर बनता है, तब ये समान आकार की होती है, मतलब सेम साइज होता है। वस्तु का साइज और इसका प्रतिबिंब का साइज सेम होता है। इसमें क्या है, सिर्फ ओनली सेम दूरी है, लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वस्तु की दूरी सेम है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ये 5 केस तो सेम होते हैं, वास्तविक और उल्टा। जैसे मतलब वस्तु ऐसे चल रही है, वस्तु और जो प्रतिबिंब है वो भी इस प्रकार से चल रहा है, तो 5 केस तो इसमें सेम होते हैं। जिस प्रकार से एक एक पॉइंट करके हम वस्तु को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से एक एक पॉइंट करके आपका प्रतिबिंब बढ़ता है। लेकिन जो सबसे लास्ट केस होता है ना, जब वस्तु को F1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच रख देते हैं, जो प्रकाशिक बिंदु होता है उसके बीच रख देते हैं, तो वस्तु के ऊपर ही जिस और वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर वस्तु रखी होती उसी की तरफ मतलब प्रतिबिंब बनता है, और बहुत बड़ा बनता है, और आभासी सीधा होता है। ये वाला केस सबसे अलग है। ये वाला केस आपको याद रखना है कि जब उत्तल लेंस में एक जो केस होता है उसमें जो वस्तु है वो आभासी और सीधी होती है, और बाकी सब में उल्टी और वास्तविक होती है। 5 केस में वास्तविक और उल्टी होती है। एक जो सबसे लास्ट केस है, जिसे F1 और ऑप्टिकल केंद्र जो होता है उसके बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनते हैं, और वस्तु आभासी और सीधी होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। इसके 2 केस होते हैं, और दर्पण में इसके 6 केस थे। तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब F1 पर बनता है। जैसे कि आपको शो हो रहा है, ये आपका लेंस है। जब वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। और जब वस्तु को अनंत और 0 के बीच में कहीं पर भी रखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी जाती है, कहीं पर भी वस्तु रखते हैं, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा F1 और 0 के बीच में ही बनेगा। तो प्रतिबिंब हमेशा यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में ही बनेगा। वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस F1 पर बनता है आपका प्रतिबिंब। वस्तु का जो प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, और अत्यंत छोटा और बिंदु के आकार का होता है, आभासी सीधा होता है। इसमें दोनों केस में आभासी सीधा रहता है। प्रकृति जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है प्रतिबिंब इमेज का, वो आभासी सीधा रहता है। और जब वस्तु को हम अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं,
अनंत और जीरो के बीच में कहीं पर भी रखा जाता है। जब वस्तु को पूरे यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी रखा जाता है, जब वस्तु को यहाँ से लेकर यहाँ कहीं पर भी रखते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेकिन इसका प्रतिबिंब है वो हमेशा यहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में बनता है, F1 और 0 के बीच में बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आभासी सीधी रहती है हमेशा। और इसमें फर्स्ट में क्या होता है, जब अनंत पर होती वस्तु तब बहुत ही कम दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब बहुत ही मतलब शून्य के आकार का होता है। और जब वस्तु अनंत और लेंस और 0 प्रकाश केंद्र के बीच कहीं पर भी रखी होती है, तब उसका जो प्रतिबिंब F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में ही रहता है और छोटा होता है। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस का सूत्र क्या होता है? यह सूत्र बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध बताता है। जब आपको कोई कंडीशन दी जाती है, कोई वस्तु इस स्थान पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उन सबके तीनों के बीच में संबंध बताता है ये सूत्र। यह सूत्र सभी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। इस सूत्र के द्वारा आप सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो भी न्यूमेरिकल लेंस टॉपिक्स रिलेटेड पूछे जाते हैं, आप इस सूत्र के थ्रू उनको सॉल्व कर सकते हो। आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चाहे वो लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन हो या गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन हो, वो दोनों की भांति वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को हमेशा m से प्रदर्शित किया जाता है, m से शो करते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होता है। इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी लेंस का आवर्धन निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई रख के आप इसका आवर्धन निकाल सकते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, बिंब की दूरी, इसको हम U से शो करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी इसको हम V से शो करते हैं, से भी संबंधित है। इस संबंध को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, मतलब इस सूत्र से भी आप आवर्धन को निकाल सकते हैं। H1 H अपॉन H, V होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी और U होता है आपका वस्तु की दूरी। इस सूत्र के थ्रू आप आवर्धन निकाल सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। माध्यम का मतलब समझ लीजिए, जैसे अगर प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है, तो जो प्रकाश की जो दशा होती है, दशा में जो परिवर्तन हो जाता है, उसको हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य और वेग बदलता है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, मतलब आवृत्ति हर माध्यम में सेम रहती है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना। प्रकाश की जो किरण है, विरल होता है कि मतलब दूर दूर फैले हुए कण होते हैं, और सघन में क्या होता है? बहुत चिपके हुए कण होते हैं। और दूसरा क्या होता है नियम? प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना। मतलब ये आपका जो डायग्राम शो कर रहा है, ये होता है विरल माध्यम और ये होता है सघन। सघन में क्या होता है? जो अणु होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, और इसमें क्या होता है? जो अणु हैं वो बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर रहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में जाना, क्या होता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे ये जा रही है, ये आपकी हवा है और ये है आपका पानी, तो विरल से सघन माध्यम में जाती है। तो जब ये किरण जा रही है ना यहाँ से, तो ये क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। ये होता है जो हमारा बीच में जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अविलंब। अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये किरण इधर झुक रही है। और आवृत्ति समान रहती है और गति धीमी हो जाती है। जब सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति है ना वो धीमी हो जाती है, क्योंकि वो उसमें जो सघन माध्यम में क्या होता है? अणु आपस में चिपके हुए होते हैं, और तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाती है। गति धीमी होती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाती है।
और सघन माध्यम से विरल में जब जाती है आवृत्ति समान रहती है, चाल तेज हो जाती है और तरंग दैर्घ्य भी तेज हो जाती है। अगर वेग बढ़ता है किसी का, जैसे सघन से विरल में जा रही है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हो रही है, अविलंब से दूर की तरफ हो रही है, आवृत्ति समान रहती है। जो प्रकाश की किरण सघन से जब विरल में जाती है तो उसमें क्या होता है, अणु दूर दूर होते हैं विरल में, यहाँ अणु बहुत दूर दूर होते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, उसकी चाल है वो बढ़ जाती है, जब चाल बढ़ जाती है तो तरंग दैर्घ्य भी तेज हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। वायुमंडल में वायु का घनत्व अलग अलग परतों में पाया जाता है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तन होता रहता है। क्योंकि वायु की परतें स्थिर नहीं रहती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे टिमटिमाने का कारण यह है कि वायुमंडल में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं और इसमें लगातार अपवर्तन होते रहते हैं। सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी प्रकाश अपवर्तन का ही उदाहरण है। ये उदाहरण पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। पानी में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन के कारण ही पानी के अंदर पड़ी हुई मछली उसकी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये ऐसे कुछ मुख्य उदाहरण थे। ये आपको उदाहरणों को आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस बना के पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है जो हमारा सीटेट में पूछा गया है, ये सीटेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी के चक्कर में। इसमें क्या पूछा गया, इसमें मैंने अभी सारी टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है और तरंग दैर्घ्यता क्या होती है। प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के 2 माध्यमों एक्स और वाई में प्रवेश करती है। ये माध्यम है, ये 2 माध्यम है। नीचे दी गई तालिका के अनुसार ए तथा बी तथा सी डी 4, ये कुछ नीचे दिए संदर्भ दिए गए हैं, ये 4। तो इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है, आवृत्ति तो हमेशा समान रहती है, किसी भी माध्यम में देख लो आवृत्ति समान रहती है, सभी माध्यम में समान है। तो क्या है आपका ए और डी, ए और डी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं है, ए और डी कोई परिवर्तन नहीं है। ये तो आपका नहीं होगा, ए में ही वृद्धि दिखा रहा है, और ये भी आपका नहीं होगा, ए घटती है, जबकि ए समान है और डी भी समान है। ये समान है, इसमें डी भी समान है, ये दोनों आपके सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन्होंने क्या बोला है, जो एक्स आपका माध्यम है उसमें क्या और प्रकाश की चाल में वृद्धि हो रही है, प्रकाश की चाल में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है जिसमें क्या होता है प्रकाश की जो चाल है उसमें वृद्धि हो रही है। अगर चाल में वृद्धि होती है तो तरंग दैर्घ्यता में भी वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्स माध्यम में इधर वृद्धि हो रही है तो इधर भी वृद्धि होती है। जो आपका ये विरल माध्यम में क्या होता है, जब वो प्रकाश की कोई किरण प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है, उसकी चाल में वृद्धि हो जाती है, और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है। ये आपका जो वाई है वो सघन माध्यम है, तो इसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्यता घट रही है तो इसकी जो चाल है वो भी घट जाती है, घटती है। तो सी जो आपका होगा वो घटती है और बी आपका होगा वो वृद्धि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका 3 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका 3 है, जो मैंने आपको इस वीडियो में इन सारी टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। सघन माध्यम में क्या होता है और विरल माध्यम में क्या होता है। सघन माध्यम में जाती है तो चाल घट जाती है और तरंग दैर्घ्यता भी घटती है, और विरल माध्यम में जाती है तो चाल बढ़ती है और तरंग दैर्घ्यता भी बढ़ती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।